जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इसका 10वां अध्याय पूर्वनिवेश उसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में पिछली इकाई में हम देख चुके हैं कि जो नगर नियोजन करते हैं, नगर निर्माण करते हैं, पूर्वनिवेश, पुर यानी नगर, जैसे नागपुर, कानपुर इत्यादि, तो जो पुर बनाते हैं, टाउन प्लानिंग जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले मार्ग उसका निर्धारण होता है, वंश का निर्धारण होता है, महावंश भी आगे देखेंगे। और इन वंश पर, महावंश पर मार्ग बनाना चाहिए, ऐसा बताया। अब जो है वो वप्र कह लो, रैम्पार्ट, परिखा कह लो, खाई कह लो, उसका डिस्क्रिप्शन को आरंभ करते हैं। तो कहते घंटा मार्ग के बाहर, घंटा मार्ग के प्रमाण की वप्र की विधान से स्थापना करना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से जो एक दीवार बनाई जाती है उसका वर्णन उन्होंने आरंभ किया। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 17 में कहते हैं कि उसके बाद उस भूमि के बाहर महारथ्या के प्रमाण का व्यास और खात यानी खुदाई के बीच में 3 परिखा यानी खाई को बनवाना चाहिए। ये जो नगर को जब सुरक्षित रखते हैं, विशेष रूप से जब दुर्ग का निर्माण करते हैं, तो दुर्ग के बाहर 1 2 3 4 5 6 7 तक ऐसी खाई बनाई जाती है, परिखा बनाई जाती है, खाई बनाते हैं। जैसे जब वो रामायण सीरियल देखा हो, रामानंद जी सागर ने जो बनाया था, तो वो लंका रहती, लंका, और जब युद्ध होता है तो वो लंका का जो द्वार है, अलग अलग दिशाओं में जो द्वार हैं, उन द्वार को खोलते हैं। तो वो नीचे एक वो बना हुआ है, चारों तरफ परिखा है, खाई है, तो एक में पानी भरा हुआ है। फिर वो दरवाज़ा ऐसा खुलता है ना, फिर वो उसके ऊपर ब्रिज जैसा बन जाता है और अंदर से सेना बाहर आती है। तो ऐसे अलग अलग परकोटे कह लो, परिखा कह लो, खाई कह लो, उसका निर्माण करते हैं। तो जब दुर्ग का निर्माण करते हैं तो ये खाइयों की संख्या 7 तक हो जाती है। एक में जल भरा है, एक में फ्यूल भरा है, एक में दलदल है, एक में कुछ और है। तो ऐसे जो अलग अलग खाइयाँ हैं उनको क्रॉस करना डिफ़िकल्ट होता है। जब आक्रमण कोई शत्रु करना चाहे, किले को जीतना चाहे, नगर में प्रवेश करना चाहे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे अलग अलग खाई बनाने का विधान शास्त्र में बताया है। यहाँ कहा है 3 खाई बनवाना, परिखा बनाना। उसके बाद कहते हैं खोदी हुई मिट्टी को बाहर कर पाद का निर्माण करना, आधा या बराबर की गहराई की वप्र का निर्माण करना। उसकी रैम्पार्ट को कैसे बनाना उसका वर्णन है। भूमि के भाग पर खाई की खुदी हुई मिट्टी से ऊंचाई के साथ अथवा गजपृष्ठ गौं के समूह के पैर से बराबर करवा कर वप्र का निर्माण करना। कि वो जो मिट्टी को जब हमने कुछ बना रहे हैं, वप्र बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, रैम्पार्ट बना रहे हैं, तो जो नीचे का क्षेत्र है वो एकदम सॉलिड हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, ठोस हो जाए। खोदी हुई मिट्टी से वप्र का निर्माण करने के बाद जो मिट्टी बच जाए उससे नीचे की भूमि को बराबर करना चाहिए। ये निर्माण की विधि बता रहे हैं। इस प्रकार से तीनों खाइयों के चारों ओर संशोधन करके पत्थर अथवा ईंटों से उसके आधार को मजबूत करना चाहिए। ये फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना, उसके बाद उसको बता रहे हैं। उसके पश्चात उसे पानी से भर देना चाहिए। वहाँ चित्र विचित्र कमल से मनोहर करना चाहिए। साथ ही संग्रहित पानी को निकलने का रास्ता भी बनवाना चाहिए। जो परिखा बनाई नगर की है तो उसका वर्णन इस प्रकार से किया। फिर कहा कि श्लोक क्रमांक 23 में
निकलने का रास्ता भी करना चाहिए। इन खाइयों के चारों ओर फूलों के पौधे, वृक्ष के सुंदर सुगंधित बगीचे होना चाहिए। वहाँ पर मधुकर उम्भोरी गंध से अंधी हो रही हो। तात्पर्य यह कि बहुत अच्छा रमणीय होना चाहिए नगर नियोजन है। इसलिए पुनः उनकी सभी दिशाओं की ओर बाहरी भाग को पेड़ों से, लताओं से और कांटों से ढक देना चाहिए। तो इस प्रकार का वर्णन ये सुरक्षा की दृष्टि से भी है और सौंदर्य की दृष्टि से भी है। फिर प्राकार का वर्णन आया कि जो प्राकार बनाएंगे, टावर बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, निरीक्षण के लिए जो चौकी कह लो वो बनाएंगे, उसका वर्णन करते हैं। वप्र के ऊपरी भाग के बीच में स्थित स्थान पर बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया या पकी हुई ईंटों से बनाया गया विकट यानी विशाल प्राकार का निर्माण करना चाहिए। टाउन प्लानिंग से रिलेटेड चैप्टर है। बड़े प्राकार की चौड़ाई 12 हस्त यानी 24 फीट, मध्यम की 10 हस्त, अधम की 8 हस्त होती है। इस प्रकार 3 प्रकार के प्राकार बताए गए। इनकी ऊंचाई के संदर्भ में भी कहते हैं 17 हस्त यानी 34 फीट, मध्यम की 15 हस्त यानी 30 फीट और अधम की 13 हस्त यानी 26 फीट के आसपास होना चाहिए। ऊंचाई 17 हस्त से अधिक और 13 हस्त से कम नहीं होना चाहिए। समहस्त में भी नहीं होना चाहिए। ये विषम को शुभ बताया है, उसके महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। प्रत्येक हस्त पर ऊंचाई से 2-2 अंगुल विस्तार बढ़ता जाता है। यानी जो अपन डायमेंशन बनाएंगे वो यदि जैसे ऊंचा ऊंचा होता जाएगा तो उसकी चौड़ाई भी अपने को बढ़ाना होगी ताकि वो लोड बियरिंग कैपेसिटी उसकी प्रॉपर हो जाए। 12 हस्त विस्तार होता है, उसमें 4 हस्त ऊंचाई से 10 हस्त विस्तार से शिखर का निर्माण करना चाहिए। ये जो पूरी की पूरी कंपाउंड वॉल कह लो उसका वर्णन चल रहा है। फिर कपि शीर्ष यानी बंदर के सिर के समान 1 हाथ ऊंचा तथा कांडवारिणी 2 हस्त ऊंची होती है। ये पूरे कंपाउंड वॉल की जो अभी अपन ने पिछले वो ड्राइंग में अभी देखा था तो कैसे वो कंपाउंड वॉल के ऊपर कपि शीर्ष बनाए जाते हैं। उस प्राकार के चारों दिशाओं में कोणों में आश्रित द्वार कर्णों में स्थित अट्टालिका का निर्माण करना चाहिए। यानी वॉच टावर्स जो कॉर्नर्स पे बनाएंगे उसका वर्णन चल रहा है ताकि उस पूरे नगर की निगरानी की जा सके। ऊपर 2 मंजिला चरिका का निर्माण करना चाहिए। प्राकार की ऊंचाई व चौड़ाई के अनुसार चरिका का निर्माण करना चाहिए। उसका आधा निर्गम साला व टालक के सहित होना चाहिए। पूरी टाउन प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। वॉच टावर का डिस्क्रिप्शन है। अट्टालिकाओं के बीच में 100 हस्त होना चाहिए बीच की दूरी। इस प्रकार से पूर्व पैदल, घोड़ों, रथों, हाथियों के लिए वह नगर अगम्य हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि जब शत्रु की सेना मान लो आक्रमण करना चाहे तो जब इस प्रकार से हम रैम्पार्ट बनाते हैं, परिखा बनाते हैं, खाई बनाते हैं, अट्टालिकाएं बनाते हैं, चरिका बनाते हैं, वॉच टावर्स बनाते हैं तो वो नगर कैसा हो जाता है, वो सुरक्षित हो जाता है। फिर कहते हैं चरिका का निर्माण ऐसा हो कि उसमें चलने के लिए द्वार सरलतापूर्वक चढ़ा जा सके। ये अंदर से वॉच टावर्स और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। वह वेदिका सहित हो और उस पर निरीह व कपि शीर्षक भी हो। ये उसको सुंदर भी बनाया है और सुरक्षित भी बनाया है। उसके बाद नगर के द्वार का वर्णन करते हैं कि विशेषज्ञों द्वारा नगर की राजमार्ग और महारथियों से आश्रित चारों दिशाओं में 3-3 द्वार का निर्माण करना चाहिए। ये जब टाउन प्लानिंग करते हैं तो नगर में जैसे टाउन बड़ा है, नगर बड़ा है तो उसमें विभिन्न दिशाओं में और बहुत बड़ा हो तो कॉर्नर्स पर भी द्वार का निर्माण करते हैं। यहाँ अभी महाद्वार की बात कर रहे हैं तो राजमार्ग के 4 महाद्वार की चौड़ाई 9, 8, 7 हस्त होना चाहिए। उसकी ऊंचाई चौड़ाई से दुगने तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। महारथ्या भी देखेंगे, वो जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से जो मुख्य दिशा की ओर
जो रास्ता जाता है उसको महारथ्या भी कहते हैं। महारथ्या पर आश्रित द्वार की चौड़ाई 6, 5, 4 हस्त होना चाहिए और ऊंचाई जो है वो चौड़ाई से 1.5 गुना होना चाहिए। अब प्रतोली का डिस्क्रिप्शन है कि सभी महाद्वार पर प्रतोलियों का निर्माण करना चाहिए। जब कभी भी कोई पुराने शहर नगर जैसे मांडव है इंदौर के पास में, तो वहाँ विभिन्न द्वार मिलेंगे। इसी प्रकार जब कोई टाउन प्लानिंग देखने जाएं पुरानी, कोई बड़ा परिसर देखने जाएं पुराना, तो उसमें प्रवेश द्वार होता है, तो वहाँ ये प्रतोली आपको देखने को मिलेगी। उसको वॉच टावर भी कहते हैं। वो पूरा द्वार रहता है, बंद रहता है, और वहाँ से जो प्रवेश है वो पूरा खोलना बंद करना, निगरानी रखना, एंट्री करना, वो सारी व्यवस्था रहती है। उसके कवाट मजबूती से अर्गला से युक्त होना चाहिए, वो ताकत से बंद हो सके, क्योंकि कई बार क्या है जब अटैक होता है तो वो जो द्वार होते हैं उसी को हाथी है और दूसरे जो लकड़ियों से तोड़कर उसको तोड़ने की व्यवस्था लोग शत्रु करते हैं, तो वो इतना मजबूत हो कि पीछे उसमें एक जैसे 2 पल्ले का है, 3 पल्ले का है, 2 पल्ले का, तो उसको बंद करते हैं, फिर पीछे से उसको लोहे से पूरा का पूरा रोक उसकी लगाते हैं। तो उस प्रकार होना चाहिए। राजमार्ग के समान प्रतोली से निकलने वाली शालाएं बनाना चाहिए। उसका आधा कोष्ठ होना चाहिए, कोष्ठ यानी कमरा, उसका आधा विस्तार होता है, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 1:2 का होता है कि चौड़ाई से दुगनी लंबाई होनी चाहिए। फिर प्रतोली के संबंध में कहते हैं चौकोर प्रतोली जिसका मुख आयताकार हो, व्यास की 1/3 वाला मार्ग का न्यास करे, और वो गवाक्ष से झरोकों से युक्त होना चाहिए। अंदर की दीवार में 4 महाद्वार युक्त 4 द्वार हों, उसके विकल्प यानी अभ्यंतर कोष्ठ लकड़ी से भूषित हों। दरवाजे के दोनों ओर शालाएं बनवाएं, 2-2 दरवाजे और मूसा हों, वे सामने हों। व्यास में 2 हस्त छोड़कर उसकी 2 गुना ऊंचाई होती है, यानी डबल करके उसमें 2 हस्त जोड़ दें तो इतनी ऊंचाई होती है। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है ये द्वार से संबंधित है। थोड़ा सा और देख के फिर समाप्त करते हैं। लकड़ी व मूसा के बीच 5 हस्त यानी 10 फीट ऊंचा पट्ट हो, इसी प्रकार दूसरी मंजिल बनवाए। द्वार के अनुसार ऊंचाई हो। बाहरी द्वार को छोड़कर पहले के समान बनाए। सामने का भाग खिड़कियों से युक्त हो जिससे उसमें रुकावट ना हो। महाद्वार के ऊपर 3 मंजिल बनाए, हर में रोधन द्वार से युक्त हो और परिक्रमा के सहित हो। उस पर स्तंभ का न्यास बनाए। वह स्थान व्याल जाल, शतघ्न, अस्त्र शस्त्र आदि से युक्त हो। ये सब का सब जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है कि पूरा जो मुख्य द्वार है प्रतोली जो है वो कैसी हो, वो सुरक्षा करने में सक्षम हो। नगर की वृद्धि, शोभा और रक्षा के लिए बड़े द्वार प्रतोली से युक्त और 3 मंजिल के होना चाहिए। प्रतोली का दाहिना भाग उठा हुआ होकर बाईं ओर गया हो, इस प्रकार एक और बाहर की ओर स्थित हो। दूसरा भाग बाएं से निकलकर ऐसा घेरा जाए तथा उसके उठने तक बाहर परकोटा बन जाए। इन दोनों के बीच के स्थान में राजमार्ग इस प्रकार का मुख्य उत्तम द्वार होता है। तात्पर्य क्या है कि जब भी नगर का निर्माण करेंगे, जब भी टाउन प्लानिंग करेंगे, उस समय तो अलग अलग राजा होते थे, नगर होते थे, उनकी राजधानी होती थी। तो जहाँ से भी नगर का प्रवेश द्वार है तो उस पूरे नगर को सुरक्षित रखने के लिए परिखा का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद द्वार का वर्णन और प्रतोली का वर्णन अपन ने देखा, और किस प्रकार से वो मिट्टी से खुदाई करके उसको मजबूत बनाकर उसके ऊपर दीवार खड़ी करना चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से कैसे वॉच टावर्स बनाना, प्रतोलियों का निर्माण कार्य करना, 3 मंजिल प्रतोली बनाना। तो ये सब सुरक्षा की और सौंदर्य की दृष्टि से बताया। तो आज की इकाई में अपन ने इतना देखा। आगामी पाठ में इकाई में अपन जो साइड का द्वार है, पक्ष द्वार है, नालियाँ हैं, अन्य विवरण को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं।
और ये जो ग्रंथ है ये अपने पास उपलब्ध है, सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज का। इसमें लगभग 83-84 चैप्टर्स हैं और पीडीएफ के रूप में और प्रिंट आउट के रूप में ये अवेलेबल है। जो भी प्राप्त करना चाहे वो संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।